हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अदिति शाह और आज के लेक्चर में हम कर रहे हैं क्लास 12th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनपीओ। तो प्रीवियस वीडियो में बच्चों हम लोगों ने फंड बेस्ड अकाउंटिंग बहुत डिटेल में पढ़ा, कॉन्सेप्ट समझा। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले कॉन्सेप्ट्स वाले वीडियोस देखिए, उसके बाद फिर हम आज के लेक्चर में कुछ इलस्ट्रेशन डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें एक आध इलस्ट्रेशन हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना सीखेंगे और बाकी में हम मेजरली फंड बेस्ड अकाउंटिंग के कुछ इलस्ट्रेशंस कवर करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4 से। इलस्ट्रेशन नंबर 3 तक हम कवर कर चुके थे, जिसमें हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना सीखा था। अब इलस्ट्रेशन नंबर 4 देखते हैं क्या बोल रहा है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो हमें यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, मतलब क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह बनाना है। ठीक है, ये हम देख चुके हैं फॉर्मेट। चलिए, तो अब सबसे पहले हम बना लेते हैं फॉर्मेट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। ठीक, फिर क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते साथ साथ हम एंट्रीज करते जाएंगे। ठीक है, मैं एक रफ फॉर्मेट बना रही हूँ, बाकी हम लोग डिटेल में फॉर्मेट भी देख चुके हैं एक बार, तो आप प्रेजेंटेशन अपनी बुक से भी देख सकते हैं। तो आपको एग्जाम में प्रेजेंटेशन बहुत प्रॉपर रखना है, वही आपको अच्छे मार्क्स दिलवाएगा। कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ आपको प्रेजेंटेशन पे भी खास ध्यान देना है। ठीक है, चलो यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्या, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, बिल्कुल पीएनएल अकाउंट की तरह ही। और यहाँ पे क्या लिख देंगे, फॉर द ईयर एंडिंग यहाँ पर कुछ भी दिया नहीं हुआ है फॉर द ईयर एंडिंग। ठीक है, तो बस हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लिख देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए, ये हमारा हो जाएगा डेबिट साइड, ये मेरा है एक्सपेंडिचर साइड, ये मेरा रुपीस, ये मेरा है इनकम साइड। ठीक है, आई होप आप लोगों ने अपना न्यूमेरिकल वाला रजिस्टर निकाल लिया है जिसमें आप ये सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। कॉन्सेप्ट रजिस्टर में जब मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगी तब आपको कॉन्सेप्ट्स लिखने हैं, जब मैं इलस्ट्रेशंस और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करूंगी तब आपको न्यूमेरिकल रजिस्टर में, जो मैंने आपको अलग से बनाने को बोला था, उसमें आपको ये सब चीज़ें करनी है। चलिए, तो अब आ जाते हैं, बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, देखो, हम लोग पीएनएल अकाउंट को नॉमिनल अकाउंट भी बोलते थे और हम लोग अक्रूवल बेसिस पे अकाउंटिंग करते थे। ठीक है, तो रिसीट एंड पेमेंट में आपने देखा है कि कैश बेसिस पे अकाउंटिंग होती है। जितना कैश आया, जितना कैश गया, हमें बस उसी से मतलब है। वो कौन से साल का था, ठीक है, कैपिटल नेचर का था या रेवेन्यू नेचर का था, हमें वो सब देखना ही नहीं। हम बस आंखें बंद करके पैसा आया लिख लो, पैसा गया लिख लो, तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आपका बन गया। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस में हम अक्रूवल बेसिस फॉलो करते हैं। आपको क्या ध्यान रखना है कि क्या वो खर्चा या क्या वो इनकम इसी साल से रिलेटेड है क्या। ठीक है, अगर वो इसी साल से रिलेटेड है तभी आप उसको लोगे। ठीक है, अक्रूवल बेसिस में हम बच्चों क्या करते थे, अगर एक्सपेंस ड्यू हो गया है लेकिन हमने पे नहीं किया है तब भी उसको हम एज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिखाते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर इनकम ड्यू हो गई है, इनकम हमें मिलनी चाहिए थी लेकिन अभी तक मिली नहीं है, ठीक है, तो वो क्या हो जाती है, अक्रूड इनकम हो जाती है, तो वो भी आप ऐड करेंगे। ठीक है, अगर आपको कुछ पिछले साल का पैसा मिल रहा है इस साल तो वो आप हटा देंगे। ठीक है, हमें एक चीज बस याद, यहाँ पे आप मंत्र लिख लो एक इंपॉर्टेंट, जो भी एक्सपेंस या इनकम आएंगे, ठीक है, वो इसी साल के होने चाहिए।
दे शुड बिलोंग टू दिस ईयर ओनली, दिस फाइनेंशियल ईयर ओनली। ठीक है, अगले साल पिछले साल की चीज़ों को हमें नहीं लेना है। क्लियर है? ठीक है। सिमिलरली जैसे आपने देखा होगा एग्जाम्पल कि इंश्योरेंस का खर्चा किया लेकिन आपने अभी से अगले साल का एडवांस में दे दिया, तो हमेशा हम क्या करते थे, प्रीपेड इंश्योरेंस को माइनस करते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, सैलरी ड्यू हो गई लेकिन पेमेंट नहीं किया तो आउटस्टैंडिंग सैलरी को हम सैलरीज में ऐड करते थे। ठीक, तो बस रूल महामंत्र यही है इसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का कि जो भी इस साल से रिलेटेड है, चाहे वो पेमेंट हुई हो नहीं हुई हो, चाहे वो इनकम मिली हो या नहीं मिली हो, हमें उससे मतलब नहीं है। इस साल का इसी इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा, जो इस साल का नहीं है वो यहाँ पर नहीं आएगा। क्लियर हो गया इतना? बाकी आप और पढ़ोगे डिटेल में जब हम एक और कॉन्सेप्ट वाला वीडियो करेंगे सब्सक्रिप्शंस के रिगार्डिंग, तब आपको और अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी, तब मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगी। बट अभी ये इलस्ट्रेशन सॉल्व करने के लिए आपको बस इतना ही ध्यान रखना है। चलो, तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। फीस कलेक्टेड इंक्लूडिंग 80,000 फॉर द प्रीवियस ईयर। ध्यान से, हमने फीस कलेक्ट की इस साल कितनी, टोटल 3,80,000, लेकिन उसमें से 80,000 तो पिछले साल की थी। तो पिछले साल आप ऑलरेडी, आपको याद होगा पिछले साल वो 80,000 हमें नहीं मिला था, तो आपने पिछले साल के इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ऑलरेडी उसको आपने एज अक्रूड इनकम रिकॉर्ड कर लिया होगा। तो आप डबल बार रिकॉर्ड नहीं करोगे। पिछले साल की इनकम ड्यू जो हो गई थी वो पिछले साल के इनकम एक्सपेंडिचर में ऑलरेडी हम लिख चुके होंगे। तो इस साल हम इस 80,000 को नहीं लेंगे क्योंकि वो इस साल से बिलोंग नहीं करता। ठीक है, क्लियर हो गया? तो इसको देखो कैसे लिखना है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इनकम साइड में बाय फीस कलेक्टेड। ठीक है, कितनी, 3,80,000 रुपए हमें टोटल फीस मिली, लेकिन उसमें से 80,000 जो थी वो प्रीवियस ईयर की थी। तो मतलब हमारा इस साल के शुरू होने पे ये 80,000 रुपए आउटस्टैंडिंग रहे होंगे। ठीक है, तो आप क्या करोगे, माइनस आउटस्टैंडिंग फीस एट द बिगनिंग। ये पिछले साल की अक्रू होने वाली इनकम थी, तो इसलिए वो पिछले साल हम रिकॉर्ड कर चुके होंगे, इसलिए इस साल हम उसको नहीं लेंगे। इस साल ये हम 80,000 रुपए इस साल से रिलेटेड ही नहीं है, तो हमें तो इस साल की इनकम से ही मतलब है। तो ये आउटस्टैंडिंग फीस एट द बिगनिंग हम माइनस कर देंगे। ठीक है, फिर क्या दिया हुआ है, ये वाला हमने ले लिया। चलो भाई, फीस आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर, लेकिन इस साल की जो फीस है जो ड्यू हो चुकी है हमें मिली नहीं है, 10,000 रुपए, ये आप क्या करोगे बच्चों, ये ऐड करोगे। ये एक तरीके से हमारी अक्रूड इनकम है, अक्रू हो गई है लेकिन मिली नहीं है, तो प्लस आउटस्टैंडिंग फीस एट द एंड, एट द ईयर एंड भी लिख सकते हो आप, है ना, कितनी, 10,000। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये फीस कलेक्टेड आपकी इस साल से कितनी हो गई, 3,80,000 तो मिली, टोटल फीस मिली, लेकिन उसमें से 80,000 पुरानी पिछले साल की फीस थी, तो वो हम हटा देंगे, हमें सिर्फ इस साल की चीज़ों से मतलब है। तो हमारी ये कितना हो जाएगा, 3 लाख, और प्लस इस साल की और आउटस्टैंडिंग है जो मिली नहीं है, ड्यू हो गई है, कितनी हो गई, 10,000। तो टोटल आपका कितना हो जाएगा, ये 3,10,000। आई बात समझ में? ठीक, चलिए, तो ये भी हो गया। अब क्या है, सैलरी पेड, हमने सैलरी पे करी, कितनी पे करी, टोटल 28,000, लेकिन उसमें से 3,000 रुपए जो पे करी वो तो पिछले साल की थी, तो पिछले साल का ड्यू हो गया था, हमने पे नहीं किया होगा, तो पिछले साल के इनकम एक्सपेंडिचर में आपने आउटस्टैंडिंग सैलरी प्लस किया होगा सैलरी में। आ रहा है समझ में मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? ठीक है, तो लास्ट ईयर में आपने आउटस्टैंडिंग सैलरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ऐड किया होगा सैलरी में, पेमेंट हम इस साल कर रहे हैं, तो हमें इससे मतलब नहीं है। यहाँ पे अगर रिसीट एंड पेमेंट होता तो आप पूरा 28,000 पेमेंट दिखा देते, लेकिन क्योंकि ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर है, यहाँ पे अक्रूवल बेसिस पे अकाउंटिंग होगी, तो इसीलिए इस साल का कितना है, चलो जल्दी से बताओ, इस साल से रिलेटेड कितनी सैलरी पे करी हमने, 28,000 में से 3,000 पुराने साल की, पिछले साल की माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं
आ रही है बात समझ में? रटो मत, इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ चीज़ों को कॉन्सेप्चुअली समझो। टू सैलरी पेड कितनी? 28,000। 28,000 में से माइनस, ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द बिगनिंग। मैं बिगनिंग को बच्चों शॉर्ट में लिख रही हूँ, BEG, ठीक है, बैग मत समझ लेना उसको, बिगनिंग समझना, ठीक है। 3,000, तो 3,000 पिछले साल की आउटस्टैंडिंग सैलरी थी हमारी, जो जब ये साल शुरू हुआ तो 3,000 रुपये आउटस्टैंडिंग थी जो हमने पिछले साल की थी, जो हमने पे कर दी, ठीक है, वो हम माइनस करेंगे इसमें से। और आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड ऑफ द ईयर कितनी है? 1,000 रुपये। तो इस साल की जो सैलरी ड्यू हो गई है लेकिन हमने पेमेंट नहीं किया, तो वो तो हम अक्रूवल बेसिस पे लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे? ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड, ठीक है। कितना हो गया ये? 1,000। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो ये कितना हो गया? 28 माइनस 3, ये आपका हो गया 25 प्लस 1, ये हो जाएगा 26,000। तो ये आपका सैलरी का ट्रीटमेंट हो गया। चलिए आगे बढ़े। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस 3,000, ठीक है भाई, तो खर्चों के साइड पे लिख दो। 3,000 हमारे क्या हुए? एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, तो एक्सपेंस साइड पे आ जाएगा। बहुत ही ईजी है ये भी। टू एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्या है? 12,000 टूर्नामेंट एक्सपेंस हुए, ठीक है, तो इसको भी लिख लेते हैं चलो एक्सपेंस साइड पे। तो यहाँ पे लिख लेंगे 12,000 टू टूर्नामेंट एक्सपेंस। चलो भाई नेक्स्ट आगे बढ़े। 18,000 क्या है? मीटिंग एक्सपेंस, चलो इसको भी लिख लेते हैं। 18,000 हमारे क्या हो जाएंगे यहाँ पे? मीटिंग एक्सपेंस, तो टू मीटिंग एक्सपेंस। आगे बढ़ते हैं। 6,000 क्या है? ट्रैवलिंग एक्सपेंस, तो यहाँ पर लिख लेंगे 6,000 ट्रैवलिंग एक्सपेंस। ठीक है, ये सारे हो गए। अब बचे हुए और क्या ट्रांजैक्शंस हैं? परचेज ऑफ बुक्स एंड पीरियोडिकल्स इंक्लूडिंग 19,000 फॉर परचेज ऑफ बुक। अब बच्चों क्या होता है जनरली, ठीक है, जो एनजीओज वगैरह होते हैं ये लोग जो बुक्स खरीदते हैं एक तरीके से लॉन्ग टर्म के लिए खरीदते हैं, है ना। कभी भी आप जब नॉवेल्स या बुक्स खरीदते हो तो ऐसा तो नहीं है कि वो आप 1 साल यूज़ हुई, है ना, उसको हम लंबे टाइम के लिए खरीदते हैं। तो जनरली जो एनजीओज वगैरह होते हैं इनकी बुक्स एक तरीके से इनको असेट की तरह ट्रीट करते हैं, क्योंकि वो उसको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देने वाला है, ठीक है, उसको वो अपने साथ लंबे समय तक ये बुक्स उनका साथ निभाने वाली हैं, तो हम बुक्स को असेट्स की तरह मानते हैं। तो जो पीरियोडिकल्स वगैरह हैं, ठीक है, वो टोटल कितने 29,000 के थे, उसमें से हमने बुक्स 19,000 की खरीदी। तो मतलब इसमें इस 29,000 में 19,000 का तो क्या मिला हुआ है? असेट मिला हुआ है। आ रहा है समझ में? तो ये असेट को हटाना पड़ेगा 29,000 में से ताकि हमारा खर्चा निकल पाए। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं टू पीरियोडिकल्स, ठीक है, इसमें से कितना है 29,000, इसमें से हम माइनस कर देंगे बच्चों क्या? परचेज ऑफ बुक्स, क्योंकि वो हमारा एक तरीके से हम उसको असेट्स की तरह ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। तो कितने की बुक्स खरीदी हम लोगों ने? हमने बुक्स खरीदी हैं 19,000 की। चलो तो 19,000 यहाँ से माइनस कर लेते हैं, तो ये हमारा कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 10,000। क्लियर हो गया? ठीक, चलो नेक्स्ट है हमारा रेंट पेड। कितना? 10,000 रुपये का रेंट पे किया। चलो लिख लो 10,000 रुपये। यहाँ पे हम लिख लेंगे टू रेंट पेड, या टू रेंट लिख दो बस, ठीक है।
फिर नेक्स्ट क्या है, पोस्टेज एंड टेलीफोन, कितना, 15,000। तो पोस्टेज एंड टेलीफोन 15,000 लिख लो यहाँ पे। टू पोस्टेज एंड टेलीफोन। चलिए नेक्स्ट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 4,000। तो 4,000 का और खर्चा हुआ, किस चीज़ से रिलेटेड था ये हमारा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। चलो भाई, अब देखें क्या बचा है हमारा, डोनेशंस रिसीव। तो इस साल हमें जो डोनेशंस मिले, ठीक है, और उन्होंने स्पेसिफिक डोनेशन नहीं बोला है कोई भी कि इससे रिलेटेड ही डोनेशन मिला है, ये डोनेशन रिसीव जनरल बोला है। तो जनरल डोनेशन जो भी बच्चों मिलते हैं हम देख चुके हैं फर्स्ट कॉन्सेप्ट वाले लेक्चर में कि उसको हम किसकी तरह ट्रीट करते हैं, रेवेन्यू इनकम की तरह। तो हमारी इसलिए क्या आ जाएगी, ये हमारा रेवेन्यू इनकम आ जाएगा कितना, 20,000 का। तो यहाँ पे लिखेंगे 20,000। इसीलिए हमने बुक्स परचेज को नहीं लिया बच्चों, क्यों, क्योंकि बुक्स परचेज हमारा असेट खरीदना हुआ, वो हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू इनकम ही आती है, ठीक है, ये हम देख चुके हैं। चलो, तो बाय डोनेशंस रिसीव्ड, ये आपका हो गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब हमारी फाइनल घड़ी आ चुकी है जब हम ये निकालेंगे कि सरप्लस हुआ है या डेफिसिट हुआ है। तो चलो एक बार इनकम साइड का टोटल लगा लेते हैं। ये कितना हो रहा है बच्चों, 3,30,000 हो रहा है। अब 3,30,000 में से माइनस करते हैं सारे खर्चे। तो -26,000, -3,000, -12,000, -18,000, -6,000, -10,000, -10,000, -15,000, -4,000। तो ये कितना आ रहा है बच्चों, 2,26,000। तो बधाई हो, हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट। लेकिन क्या आप एनपीओ वाले उसको प्रॉफिट बोलते हैं, नहीं, एनपीओ वाले उसको बोलेंगे टू सरप्लस, ठीक है। कितना हो गया आपका, 2,26,000। ये आपका टोटल आ जाएगा यहाँ पे भी 3,30,000। तो इस तरह से बच्चों आपका ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर का एक हमने इलस्ट्रेशन बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया। इसको एक बार नोट कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो अब आपने रिसीट एंड पेमेंट भी देख लिया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का भी एक इलस्ट्रेशन देख लिया। अब हम बढ़ रहे हैं सीधे इलस्ट्रेशन 6 पे। इलस्ट्रेशन 5 में थोड़ी चीज़ें कुछ हैं जो आपको बाद में मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। उसमें आप हो सकता है अगर वो आप अभी कर लेंगे तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए मैं 3-4 इलस्ट्रेशन आपको पहले फंड बेस्ड अकाउंटिंग के करवा दूंगी, उसके बाद फिर हम इलस्ट्रेशन 5 कवर कर लेंगे, ठीक। तो छोड़ना कुछ भी नहीं है, लेकिन करना सब जाना है करके, लेकिन बस थोड़ा सीक्वेंस में इधर उधर कर रही हूँ। चलो, तो पहले इलस्ट्रेशन 6 कर लेते हैं हम लोग, सीधे 4 के बाद हम 6 पे आ रहे हैं, ठीक है। 5 को हम बाद के लिए रख रहे हैं। क्या बोल रहा है देखो, हाउ विल बी द फॉलोइंग आइटम्स डेल्ट वाइल प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट ऑफ चेन्नई क्लब एज एट लास्ट मार्च 2021, मतलब 31 मार्च 2021 को हम बैलेंस शीट बनाएंगे अगर, ठीक, चेन्नई क्लब की, तो किस तरह से इन सबको डील करेंगे। तो बेसिकली आपको अब क्या करना है, वो बैलेंस शीट बनानी है फंड बेस्ड अकाउंटिंग के हिसाब से। हमने जो अभी बहुत डिटेल में पूरा फॉर्मेट समझा था प्रीवियस वीडियो में। चलिए, तो पहले एक काम करते हैं, बैलेंस शीट का फॉर्मेट रेडी कर लेते हैं और फिर अच्छे से हम ज़रा इसको बना लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, हम यहाँ लिख लेते हैं बैलेंस शीट एज ऑन, ठीक है। हमेशा ये याद रखना कि बैलेंस शीट
एक पर्टिकुलर डेट को बनती है, तो इसलिए हम यहाँ पे फॉर द ईयर एंडेड नहीं लिखते, हम एज ऑन 31 मार्च 2021 लिखेंगे यहाँ पे। क्लियर है इतना? ठीक। ऊपर आप लिख देना चेन्नई क्लब बैलेंस शीट एज ऑन, आ रहा है समझ में? प्रेजेंटेशन तो आपको पता ही है। चलो यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्या, लायबिलिटीज, ये हमारा हो जाएगा रुपीज, ये हमारा हो जाएगा असेट्स, और ये हो जाएगा हमारा रुपीज। चलो भाई अब देखें क्या क्या दिया हुआ है हमें। बिल्डिंग फंड, तो देखो स्पेसिफिक गुल्लक, तो बिल्डिंग फंड के नाम की एक गुल्लक बनाएंगे कि हमारी बिल्डिंग बनाने के लिए हमें ये गुल्लक का पैसा चाहिए। ठीक है, एक आ गया आपका क्या नेक्स्ट, टूर्नामेंट फंड, तो एक गुल्लक और बनाएंगे टूर्नामेंट फंड के नाम से। ठीक है, फिर क्या दिया है आपको, लाइफ मेंबरशिप फीस वगैरह दिया है। तो आपको पता है कि लाइफ मेंबरशिप फीस हम डिस्कस कर चुके हैं बच्चों, क्या कि ये आपका होता है कैपिटल रिसीट, और कैपिटल रिसीट अगर हुई है तो ये हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगी। आ रहा है समझ में? ठीक, ये हम कैपिटलाइज करेंगे। कहाँ जाएगी अभी आप देखना। फिर क्या है, सब्सक्रिप्शन रिसीट फॉर एनुअल डिनर टू बी हेल्ड ऑन 31 मई 2021। तो हम तो भाई 31 मार्च 2021 पे बैलेंस शीट बना रहे हैं, ये तो अगले साल ये डिनर होना है, उसका सब्सक्रिप्शन हमको अभी से मिल गया है। तो मतलब ये क्या हो गया, एडवांस में इनकम मिल गई आपको, इसको आप अनअर्न्ड इनकम भी बोल सकते हो। ठीक है, तो इसका ट्रीटमेंट आपको पता है कैसे होता है अनअर्न्ड इनकम का, अभी फिर से रिवीजन हो जाएगा आपका। ठीक है, अब ये जो एनुअल डिनर जो होना है अगले साल, उसका 10,000 रुपये अभी भी मिलना बाकी है, तो इसका कैसे ट्रीटमेंट होगा ये भी हम देखेंगे। और आपका कैपिटल फंड, दैट इज आपकी जो जनरल वाली गुल्लक है, जिसमें से आप सारे जनरल खर्चे वगैरह करोगे, प्रॉफिट लॉस सरप्लस डेफिसिट ऐड माइनस करोगे। हम पूरा फॉर्मेट देख चुके हैं बच्चों कैपिटल फंड का भी। ठीक है, तो कैसे बनेगा वो आप देखेंगे। चलिए, तो ये आपको क्या दे दिया गया है, 1 अप्रैल 2020, दैट मीन्स ये आपको ओपनिंग बैलेंस उन्होंने खुद ही दे दिया। तो बधाई हो, आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बना के ओपनिंग बैलेंस निकालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। चलो, तो अब एक काम करते हैं, ये हमारी बैलेंस शीट हो गई, इसमें ज़रा अब हम गुल्लक रेडी कर लेते हैं। सबसे पहली गुल्लक हमारी क्या हो जाएगी, कैपिटल फंड की। मैं अलग कलर से लिख रही हूँ ताकि आपको थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने में आसानी हो। ठीक है, एक कैपिटल फंड हो गया, और फिर कौन सा फंड है, कैपिटल फंड है, फिर हमारा क्या, एक बिल्डिंग फंड है और एक टूर्नामेंट फंड है। चलो, तो इसको लिख लेते हैं, कैपिटल फंड, देन आ जाएगा हमारा बिल्डिंग फंड, फिर आ जाएगा हमारा टूर्नामेंट फंड। तो ये हमने 3 अलग अलग गुल्लक बना ली। ये हमारी जनरल गुल्लक हो गई, ये हमारी बिल्डिंग के लिए गुल्लक हो गई, और ये हमारी टूर्नामेंट एक्सपेंस के लिए गुल्लक हो गई। आया समझ में? ठीक, फंड्स अलग अलग हमने रेडी कर लिए। चलो, अब इसका कैलकुलेशन देखते हैं बच्चों। तो सबसे पहले तो कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस लिख लेते हैं, 25 लाख। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, मैं शॉर्ट में लिखूंगी बच्चों क्योंकि जगह की कमी है थोड़ी। तो ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे हमने लिखा 25 लाख। ठीक है, नेक्स्ट चलो अब आ जाओ बिल्डिंग फंड पे। तो बिल्डिंग फंड का ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है, 10 लाख रुपए। लिख लो, इसका ओपनिंग बैलेंस दिया है 10 लाख। ठीक है, अब पहले पूरा बिल्डिंग फंड निपटा लेते हैं, क्या क्या दिया हुआ है। 10 लाख रुपए ओपनिंग फंड, ओपनिंग बैलेंस है। डोनेशन रिसीट फॉर द बिल्डिंग, तो 25 लाख रुपए हमें और डोनेशन मिला, ठीक है, बिल्डिंग को बनाने के लिए। तो ये हम इसी गुल्लक में डाल देंगे, 25 लाख जो मिला बिल्डिंग बनाने के लिए। तो प्लस यहाँ पे लिख देंगे डोनेशन रिसीव्ड। कितना डोनेशन मिला हमें, 25 लाख का डोनेशन मिला। ठीक है बच्चों, आ रहा है समझ में? चलिए आगे देखें।
फिर क्या है, एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो 22,50,000, अब आपको याद आना चाहिए तुरंत क्या, कि मैंने आपको बताया था स्पेसिफिक फंड, जैसे बिल्डिंग फंड है, तो हमने देखा था कि स्कूल की बिल्डिंग बनाने के लिए हमें जितना खर्चा लग गया वो हम क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर गुल्लक में से माइनस करेंगे और उसको हम कहाँ जाके डाल देंगे, उसको हम लेके डाल देंगे कैपिटल फंड में, ठीक है। तो ये जो आपका है एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन 22,50,000, ये आपका एक्सपेंस हो गया है। तो 22,50,000 आप यहाँ से माइनस करोगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे माइनस कर रही हूँ, लिख रही हूँ एक्सपेंस ऑन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ, ट्रांसफर टू कैपिटल फंड, ये लिखना ज़रूरी है कि आप उसको कैपिटल फंड में ट्रांसफ़र कर रहे हो, ठीक है। तो ये अभी के अभी मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ ताकि मैं भूलूँ ना। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ट्रांसफ़र फ्रॉम बिल्डिंग फंड, ठीक है बच्चों। तो ट्रांसफ़र फ्रॉम बिल्डिंग फंड कितना आ गया भाई, 22,50,000 रुपये। तो यहाँ इस गुल्लक से हटा के हमने इस गुल्लक में से 22,50,000 निकाले और इस गुल्लक में 22,50,000 डाल दिए। आ रहा है समझ में, ठीक है। तो ये हम कंस्ट्रक्शन या क्रिएशन ऑफ असेट के टाइम पे यही रूल अप्लाई करते हैं। चलो, तो ये आपका हो गया है ना। अब एक बार टूर्नामेंट फंड पे आ जाते हैं। टूर्नामेंट फंड का ओपनिंग बैलेंस दिया है 15,000। इकट्ठे कैलकुलेशंस कर लेंगे, अभी पहले सारी चीज़ें लिख लेते हैं। तो ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है, 15,000। चलो नेक्स्ट देखते हैं। डोनेशन रिसीट फॉर टूर्नामेंट, तो 25,000 रुपये आपको डोनेशन मिला, तो लिख लो एड डोनेशन रिसीव्ड, कितना, 25,000। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस कितने हुए बच्चों, तो रिलेटेड एक्सपेंस है फंड से, ठीक है। तो ये हम क्या करेंगे, 42,000 यहीं से इसी के गुल्लक में से माइनस करेंगे क्योंकि वो टूर्नामेंट से रिलेटेड ही खर्चे हैं। तो माइनस टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, ठीक है। कितना हो जाएगा, 42,000। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। और देख लेते हैं अब। तो ये सारी चीज़ें हमने ले ली। और क्या है, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ टूर्नामेंट टिकट। तो हमने टूर्नामेंट जो कंडक्ट कराया था उसकी जो टिकट्स बेची थी उससे हमें प्रोसीड्स हुई 35,000। तो ये हमारी टूर्नामेंट फंड के गुल्लक में ही जाएगा क्योंकि वो टूर्नामेंट स्पेसिफिक कलेक्शन है ये, ठीक है। तो प्लस प्रोसीड्स फ्रॉम टूर्नामेंट टिकट्स, कितना प्रोसीड हुआ, 35,000। तो चलो लिख लेते हैं यहाँ पे। और क्या दिया हुआ है बच्चों, लाइफ मेंबरशिप फीस दी हुई है। तो लाइफ मेंबरशिप फीस बच्चों ये एक तरीके से ऐसी फीस है जो कैपिटलाइज करना है। तो याद है मैंने आपको बताया था कि जो हमारा कैपिटल फंड होता है उसमें जनरली जो इनकम या फीस कैपिटलाइज करनी होती है वो हम वहाँ पे ऐड करते हैं, ठीक है। तो अमाउंट टू बी कैपिटलाइज हमारा जाएगा कहाँ, कैपिटल फंड में। तो 40,000 रुपये जो लाइफ मेंबरशिप फीस मिली है इसको हम कहाँ जाके ऐड करेंगे, कैपिटल फंड में। तो यहाँ पे हम लिख देंगे लाइफ मेंबरशिप फीस, कितनी, 40,000। चलो नेक्स्ट क्या है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर एनुअल डिनर, ठीक है। तो अभी ये तो चीज़ें अलग हो गई और ये भी ले ली। चलो ये सब्सक्रिप्शन जो हमें एनुअल डिनर अगले साल होने वाला है उसके लिए जो मिला है वो सब हम देखते हैं, पहले इसको हम फाइनलाइज कर लेते हैं। चलो सारी गुल्लक का हम अपना बैलेंस फाइनल कर लेते हैं। तो हमारा बच्चों ये कितना हो जाएगा, 25 लाख प्लस 22,50,000 प्लस 40,000, तो ये आपका हो जाएगा 47 लाख
90,000। ठीक है, नेक्स्ट बिल्डिंग फंड कितना 10 लाख था, प्लस 25 लाख का डोनेशन और मिला, 35 लाख हो गया, माइनस 22,50,000 की आपने बिल्डिंग अभी खड़ी कर दी है, तो वो माइनस हो जाएगा। तो 12,50,000 अब आपका बचा किसमें, बिल्डिंग वाले गुल्लक में, बिल्डिंग फंड में। ठीक, चलो टूर्नामेंट फंड देख लो, इस गुल्लक में कितना बचा, 15,000 था, 25,000 और मिला। ठीक है, 42,000 के एक्सपेंसेस हुए और 35,000 आपको किससे मिला, टिकट्स बेचने से, तो आपका 33,000 ये हो गया। अब एक चीज़ और याद रखो बच्चों, ठीक है, क्या कि हमारा बिल्डिंग के लिए आपने जो 22,50,000 रुपए की अपनी बिल्डिंग रेडी कर दी है, वर्क इन प्रोग्रेस है, तो वो बिल्डिंग यहाँ पे भी आना चाहिए। ठीक है, तो बिल्डिंग लिख दो यहाँ पे WIP, वर्क इन प्रोग्रेस, कितनी 22,50,000 रुपए की आपकी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो चुकी है। ठीक है, तो ये आपका असेट आपने एक तरीके से उतने रुपए का क्रिएट कर दिया है, तो इसको आपको असेट साइड पे लिखना जरूरी है, भूल मत जाना। ठीक है, जब यहाँ पे आप माइनस करो ना, उसी टाइम पे यहाँ पे असेट पे लिख देना, असेट साइड पे लिख देना। चलो ये हो गया। अब सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर एनुअल डिनर, तो ये हमें बच्चों अगले साल जो इनका होने वाली है डिनर, उसके लिए अभी से हमें सब्सक्रिप्शन मिल गया, एडवांस में मिल गया। ठीक है, 60,000 रुपए, तो ये एक तरीके से क्या हो गया, हमारे सर पे बोझ हो गया कि हमें अभी से इनकम मिल गई, लेकिन उसके लिए अभी हमें सर्विस देना बाकी है। ठीक है, उसके अगेंस्ट में हमें सर्विस देना बाकी है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस लिख दूंगी मैं। ठीक है, आप लिख सकते हैं, उसको आपके ऊपर है, आप किस तरह से प्रेजेंट करना चाहते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, कितना मिल गया भाई सब्सक्रिप्शन हमको एडवांस में, 60,000 रुपए। ठीक है, फिर उन्होंने क्या बोला, सब्सक्रिप्शन फॉर एनुअल डिनर येट टू बी रिसीव 10,000, तो जो अगले साल डिनर होने वाला है उसके लिए 10,000 रुपए और लेना बाकी है। 60,000 तो मिल गया, लेकिन तो बच्चों हमें क्या मतलब है, अभी तो अगले साल होगा ना, तो अगले साल मिल जाए 10,000 रुपए, इस साल तो वो हमारी इनकम ड्यू हुई नहीं है। ठीक है, तो ये 10,000 रुपए इररेलेवेंट है हमें इस साल के लिए। आ रहा है समझ में, हमारा जो ड्यू होता है वो इस साल का ही ड्यू होना चाहिए, चाहे वो खर्चा हो या इनकम हो। ठीक है, उसी को हम लेते हैं। लेकिन ये जो सब्सक्रिप्शन है, ये जो एनुअल डिनर होना है वो अगले साल होना है, 31 मई 2021 को होना है। हम 31 मार्च पे बैलेंस शीट बना रहे हैं। ठीक, तो ये आपको 10,000 रुपए जो लेने हैं वो आपको अगले साल की आपको जो एक्टिविटी करनी है उसके लिए ड्यू होगा, तो अगले साल ड्यू होगा ये एक्टिविटी के लिए आपको सब्सक्रिप्शन जो लेना है। ठीक है, ये सब्सक्रिप्शन ड्यू हुआ भी नहीं है वैसे भी, ये 60,000 वैसे आपको एडवांस में मिल गया है, तो ये आपको लाइबिलिटी दिखानी पड़ रही है। तो 10,000 आपको अभी मिले या ना मिले उससे आपको आपके लिए कोई रेलेवेंस नहीं है। ठीक है, तो ये आपको नहीं मिला, उसको आपको ट्रीटमेंट नहीं करना कुछ भी अकाउंट्स में। अगले साल जब मिलेगा या नहीं मिलेगा तब देखेंगे, क्योंकि ये आपकी जो है डिनर अगले साल के लिए ड्यू है। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलो, और इसको ना हमारी जो बैलेंस शीट है बच्चों, क्योंकि पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट। ठीक है, तो जब भी आपकी कभी भी बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट बनाओगे तो उसको आपको क्लोज करना जरूरी नहीं है, उसका आपका टोटल मैच होना जरूरी नहीं है। इट इज जस्ट अ प्रेजेंटेशन दैट हाउ यू आर गोइंग टू प्रेजेंट। ये जो सारी चीजें आपको दी गई हैं उसको आप बैलेंस शीट में किस तरह से प्रेजेंट करोगे वो आप दिखाते हो बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट में। दिस इज जस्ट एन एक्सट्रैक्ट, अ पार्ट ऑफ योर बैलेंस शीट। ठीक है, क्योंकि इसमें हमें इतनी ही इंफॉर्मेशन दी गई है। आ रहा है समझ में? क्लियर हो गया? चलो इसको नोट करो। चलिए, तो बच्चों ये समझ में आ गया आपको, आई होप। इलस्ट्रेशन नंबर 6, ये जो 10,000 आप नहीं लोगे इसके लिए आपको एक वर्किंग नोट डालना बहुत सही रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए एक वर्किंग नोट आप नीचे बैलेंस शीट के नीचे डाल दीजिएगा, तो वो प्रॉपर प्रेजेंटेशन हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप कोई चीज़ को अकाउंटिंग में नहीं ले रहे हो या कोई चीज़ को आप इररेलेवेंट बता रहे हो तो उसका रीज़न आपको देना है वर्किंग नोट या कोई एक नोट डाल के। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह से आप फुल मार्क्स स्कोर कर पाओगे अपने क्वेश्चंस में। तो आपने आज के लेक्चर में हमने एक इलस्ट्रेशन देख लिया इनकम एंड एक्सपेंडिचर का,
और एक इलस्ट्रेशन हमने किसका देख लिया, हमारी बैलेंस शीट बनाने का, दैट इज फंड बेस्ड अकाउंटिंग के हिसाब से आपको किस तरह से बैलेंस शीट का प्रिपरेशन करना है। क्लियर हो गया इतना। अब जो बचे हुए इलस्ट्रेशंस हैं वो हम करेंगे अगले वीडियोज़ में, अगले लेक्चर्स में, ठीक है। हमारे कुछ और कॉन्सेप्ट्स बचे हुए हैं एनपीओ के, तो वो भी कवर करेंगे। तो जल्दी मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक के लिए गुड बाय।